नमस्कार, मैं हूँ रिद्धिमा सक्सेना और आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। फटाफट अंदाज में बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 ट्रक चालकों की जलकर मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब 2 भारी वाहन आपस में टकरा गए, जिसके बाद उनमें भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि दोनों चालक वाहनों से बाहर नहीं निकल सके और जिंदा जल गए। जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना जिले के हेमगिर थाना क्षेत्र के गोपालपुर इलाके के पास देर रात हुई। आमने सामने की टक्कर के बाद दोनों ट्रकों में आग भड़क उठी और कुछ ही समय में पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने और चालकों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन लपटें इतनी तेज थीं कि वे सफल नहीं हो सके। सूचना मिलने पर पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तब तक दोनों वाहन लगभग पूरी तरह जल चुके थे। पुलिस के अनुसार एक चालक की मौके पर ही जलकर मौत हो गई, जबकि दूसरे चालक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया था। बाद में उसकी भी मौत हो गई। अधिकारियों ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में माना जा रहा है कि तेज रफ्तार और आमने सामने की टक्कर हादसे की वजह हो सकती है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है। तेलंगाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने भूमि एवं सर्वे विभाग के एक उपनिदेशक के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति डिस्प्रोपोर्टिनेट एसेट्स के मामले में व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को हैदराबाद और अन्य स्थानों पर कुल 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एसीबी सूत्रों के अनुसार तलाशी अभियान संबंधित अधिकारी के आवास, कार्यालय तथा उनके रिश्तेदारों और करीबी सहयोगियों से जुड़े परिसरों में चलाया जा रहा है। जांच का उद्देश्य अधिकारी की जात आय के स्रोतों की तुलना में अर्जित संपत्तियों और निवेशों की पड़ताल करना है। छापेमारी के दौरान दस्तावेजों, बैंक खातों, अचल संपत्तियों और अन्य वित्तीय लेनदेन से जुड़े रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। एसीबी अधिकारियों का कहना है कि तलाशी पूरी होने के बाद जब्त दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाएगा। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार जांच टीमों ने विभिन्न स्थानों पर एक साथ कार्रवाई करते हुए संपत्ति संबंधी दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए हैं। हालांकि बरामद संपत्तियों या नकदी के संबंध में आधिकारिक विवरण अभी जारी नहीं किया गया है। एसीबी ने कहा कि जांच जारी है और तलाशी अभियान पूरा होने के बाद विस्तृत जानकारी सार्वजनिक की जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच हाल में हुए शांति समझौते से महीनों से जारी तनाव और सैन्य टकराव में कमी आई है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर गंभीर प्रश्न अभी भी अनसुलझे हैं। अमेरिका और ईरान ने एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर सहमति जताई है, जिसके तहत युद्ध विराम को आगे बढ़ाने, क्षेत्रीय तनाव कम करने और आगे की वार्ताओं का रास्ता खोलने का प्रयास किया गया है। इस समझौते में होर्मुज जलसंधि को फिर से खोलने तथा कुछ प्रतिबंधों में संभावित राहत जैसे प्रावधान शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ईरान के परमाणु कार्यक्रम का भविष्य अब भी स्पष्ट नहीं है। समझौते के तहत परमाणु मुद्दों पर आगे बातचीत होनी है, लेकिन यूरेनियम संवर्धन, परमाणु सामग्री के भंडार और अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण जैसी प्रमुख चिंताओं पर अभी अंतिम सहमति नहीं बनी है। विश्लेषकों का कहना है कि यह समझौता तत्काल संघर्ष को रोकने में मदद कर सकता है, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि परमाणु वार्ताएं कितनी सफल रहती हैं। यदि इन मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ सकता है। इजराइल समेत कुछ देशों ने समझौते पर चिंता व्यक्त की है। उनका मानना है कि यह व्यवस्था ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को पर्याप्त रूप से सीमित नहीं करती। दूसरी ओर, समझौते के समर्थकों का कहना है कि यह कूटनीति को आगे बढ़ाने और व्यापक संघर्ष टालने का एक अवसर है। कुल मिलाकर अमेरिका और ईरान के बीच फिलहाल एक नाजुक शांति स्थापित हुई है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े सवालों के कारण स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है। तेलंगाना में स्कूलों और कॉलेजों के दोबारा खुलने के साथ ही छात्र सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने विशेष जांच अभियान शुरू किया है। विभाग के अनुसार राज्य में संचालित 25,987 शैक्षणिक संस्थानों की बसों में से 2,783 बसों के पास अब तक वैध फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। परिवहन विभाग ने सोमवार को राज्यव्यापी अभियान चलाते हुए विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के 245 वाहनों के खिलाफ मामले दर्ज किए और फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना संचालित हो रही 60 स्कूल बसों को जब्त कर लिया।
अधिकारियों ने बताया कि जांच के दौरान बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण, पीयूसी, प्रमाण पत्र, चालकों के लाइसेंस तथा सुरक्षा मानकों की जांच की गई। इसके अलावा बसों में फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशामक यंत्र, आपातकालीन निकास द्वार और छात्रों की सुरक्षा के लिए परिचारकों अटेंडेंट की उपलब्धता भी परखी गई। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध फिटनेस सर्टिफिकेट के चलने वाली या क्षमता से अधिक छात्रों को ढोने वाली बसों को तत्काल जब्त किया जाएगा। ऐसे मामलों में वाहन मालिकों, चालकों और संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। परिवहन अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में राज्य की 23,204 शैक्षणिक बसों के पास वैध फिटनेस सर्टिफिकेट हैं, जबकि शेष 2,783 बसों को जल्द से जल्द प्रमाणन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभाग ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे अपने बच्चों को केवल सुरक्षित और नियमों का पालन करने वाले वाहनों में ही भेजें। छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह विशेष अभियान आने वाले दिनों में भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक पूर्व सैनिक की मौत का मामला अब हत्या की साजिश के रूप में सामने आया है। पुलिस का आरोप है कि मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने बीमा राशि हासिल करने तथा अपने संबंधों में बाधा दूर करने के लिए पूर्व सैनिक को जहर देकर मार डाला। मृतक की पहचान 45 वर्षीय संदीप मंजारगी के रूप में हुई है, जो हुक्केरी ताल्लुक के घोड़गेरी गांव के निवासी थे। मार्च में सड़क दुर्घटना में घायल होने के बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उस समय उनकी मौत को दुर्घटना से जुड़ा मामला माना गया था। हालांकि बाद में जांच में संदेह पैदा हुआ कि उनकी मौत स्वाभाविक नहीं थी। पुलिस के अनुसार संदीप की पत्नी सुमा मंजारगी और उसके कथित प्रेमी पुंडलिक पर आरोप है कि उन्होंने अस्पताल में उपचार के दौरान ग्लूकोज/सलाइन बोतल में जहर मिलाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। जांच एजेंसियां इस कथित साजिश के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल कर रही हैं। मृतक के परिजनों का दावा है कि आरोपी पत्नी को करीब 2 करोड़ रुपए की बीमा राशि मिलने वाली थी। उनका आरोप है कि आर्थिक लाभ और कथित विवाहेतर संबंध इस अपराध के पीछे प्रमुख कारण हो सकते हैं। नए खुलासों के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को दफनाने के लगभग 3 महीने बाद कब्र से बाहर निकलवाया। फोरेंसिक जांच के लिए नमूने एकत्र किए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभाएगी। पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है और मामले से जुड़े सबूत जुटाए जा रहे हैं। मामले ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है, जबकि मृतक के परिवार ने दोष साबित होने पर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नागपुर के व्यस्त महल क्षेत्र में रविवार रात करीब 10 बजे भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रारंभिक रिपोर्टों में आग को सोनचाफा ज्वेलर्स एंड वॉच शॉप से जुड़ा बताया गया, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम के अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग की कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने आग को आसपास की दुकानों और इमारतों तक फैलने से रोकने के लिए देर रात तक कूलिंग ऑपरेशन जारी रखा। पुलिस ने भी घटना स्थल पर पहुंचकर क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया, ताकि राहत एवं बचाव कार्यों में कोई बाधा न आए। अधिकारियों के अनुसार घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की सूचना नहीं मिली है। हालांकि बाद में अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आग मुख्य रूप से एक होर्डिंग संरचना, उससे जुड़े विद्युत तारों और पास स्थित मोबाइल टावर के उपकरणों तक सीमित रही। आग की चपेट में आने से एक नजदीकी गैराज में खड़ी कई दोपहिया वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि ज्वेलरी शोरूम को कोई बड़ा नुकसान नहीं पहुंचा। आग लगने के सटीक कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। अग्निशमन विभाग और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह सामान्य होने के बाद विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के सिंगापुर दौरे के दौरान राज्य सरकार और गूगल के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तथा डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सहयोग पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों ने एक विशेष टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया है, जो प्रशासनिक सेवाओं में आधुनिक तकनीक के उपयोग को तेज करने पर काम करेगी। सिंगापुर में आयोजित बैठकों के दौरान मुख्यमंत्री नायडू ने गूगल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस दौरान राज्य में डिजिटल परिवर्तन, ई-गवर्नेंस, नागरिक सेवाओं के आधुनिकीकरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधानों के उपयोग पर विचार विमर्श किया गया। प्रस्तावित टास्क फोर्स आंध्र प्रदेश सरकार और गूगल के विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाएगी। इसका उद्देश्य सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और नागरिक केंद्रित बनाना है।
साथ ही प्रशासनिक प्रक्रियाओं में AI के उपयोग की संभावनाओं का अध्ययन कर विभिन्न विभागों में तकनीकी समाधान लागू किए जाएंगे। बैठक में डिजिटल कौशल विकास, डेटा प्रबंधन, क्लाउड तकनीक और नवाचार आधारित शासन मॉडल पर भी चर्चा हुई। गूगल ने राज्य में डिजिटल इकोसिस्टम को मजबूत करने तथा तकनीकी क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग की इच्छा जताई। मुख्यमंत्री नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश को तकनीक संचालित राज्य के रूप में विकसित करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में वैश्विक कंपनियों के साथ साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। राज्य सरकार के अनुसार यह पहल आंध्र प्रदेश को डिजिटल नवाचार और AI आधारित शासन के क्षेत्र में अग्रणी राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। गौरी ताडियन के डिबेट के बीच I visualized future is for IT. Then I promoted IT as a policy maker that has given tremendous advantage. I can say proudly, first mover advantage on technology, India took advantage. In India, as a policy maker, I took advantage. Now within 25 years' time, all over the world, I can say proudly one more thing, highest per capita income earners are Indians. Among Indians, my state, my province people are the number one, around 35% of Indian origin. That is the strength of technology. Today, if you see here, I had an experience of building cities. Earlier I built one city, conventional smart city, technology first, urban infill, infrastructure, economy, automation, that has become a livable city today. In India, I built Hyderabad, it is a part of Hyderabad, today highest per capita income of the state and also most livable city is Hyderabad, that is how we built. Future is, my state is divided into two states. God has given me to build one more city. That is where I am building Amravati today. This is a Hyderabad brownfield city. Now I am building greenfield city, new branded city. In this, future city people first. Inclusion, equity, nature, opportunity, that is livable city. This will be experiential city. That is where we are planning in a big way. If you see here, a tale of Amravati, India's largest greenfield smart city. Details are available. Vision is, Amravati is envisaged to be a happy city with the highest standards of livability, sustainability and experiences. It will have world-class infrastructure facilities and economic opportunities for all. Further, this is the city, beautiful river, dividing the city into two. And also inner ring road, outer ring road. Tomorrow we wanted to see one of the best iconic bridges. You have to come to Amravati. That is how we are building this city. हैदराबाद में मानसून के दौरान जलभराव और बाढ़ जैसी समस्याओं से निपटने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहर के संवेदनशील इलाकों में जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने तथा बारिश के दौरान आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को कम करने के उपायों पर चर्चा की गई। बैठक में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम, GHMC, हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड, HMWSSB, राजस्व विभाग, पुलिस और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। अधिकारियों ने शहर के उन क्षेत्रों की समीक्षा की जहां हर वर्ष भारी बारिश के दौरान जलभराव की समस्या सामने आती है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नालों और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का कार्य तेज किया जाए तथा जल निकासी में बाधा बनने वाले अतिक्रमणों की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई की जाए।
इसके अलावा निचले इलाकों में विशेष निगरानी रखने और आपातकालीन प्रतिक्रिया टीमों को तैयार रखने पर भी जोर दिया गया। बैठक में यह भी तय किया गया कि भारी वर्षा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित किया जाएगा। नागरिकों को समय पर मौसम संबंधी चेतावनी और आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कंट्रोल रूम तथा निगरानी तंत्र को भी सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने बताया कि शहर में जलभराव की आशंका वाले स्थानों की पहचान कर वहां पहले से ही एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही बारिश के दौरान यातायात बाधित न हो, इसके लिए पुलिस और नगर निगम संयुक्त रूप से कार्य करेंगे। प्रशासन का कहना है कि मानसून सीजन के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और शहर की सामान्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी विभागों को सतर्क रहने और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।